ये कहा जाता है ना सुरेश बाबू कि आपका जो शासन काल था ना उस समय आईएएस से खैनी मलवाया जाता था। लेकिन वो खैनी वाला आदमी का भी काम नहीं रुके जो खैनी खाता है। ये था लालू जी के राज का दर्शन रूप। अपने हुकुम से पूरे बिहार को हाके सुरेश पासवान भी पर्यटन राज्य मंत्री रहते हुए जंगल राज को बढ़ावा दिया, हाँक दिया। आप गरीबों का काम होना, जंगल राज को बढ़ावा देना अगर कहा जाएगा तो हम समझते हैं कि वैसे जंगल राज की आवश्यकता थी। ये पहले ये आप इस आरोप का तो जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप इस आरोप का जवाब दीजिए कि क्या वो जो आरोप आप पर लगते हैं कि आपने SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया, लोगों विरोधियों को उसी तहत से फंसाया, ये आरोप सच है या फिर बेबुनियाद है? महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा? राजेश तो वहां के सिटिंग MLA हैं, वही चुनाव लड़ेंगे या फिर सुरेश पासवान? आशा और मांग जरूर दिखाई दे रहा है कि गठबंधन के तहत सुरेश पासवान जी यदि आते हैं तो जनता बहुत वेलकम करेगी। ये जनता का वॉइस है। सुरेश पासवान को अगर टिकट नहीं मिलता है महागठबंधन में और अमित शाह की नजर अगर सुरेश पासवान पर जाती है, सुरेश पासवान क्या करेंगे? आज के विधायक हों या फिर मंत्री हों, खुलेआम कहते हैं कि हमारी अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, नेता का बात कोई नहीं सुन रहा है। ये आज के नेता रोते हैं, चाहे वो एनडीए की सरकार में मंत्री रहे हों या फिर महागठबंधन की सरकार जब रहती है बिहार में तब के मंत्री होते हैं। बस एक ही शिकायत होता है कि अधिकारी हमारा नहीं सुन रहे हैं, हम क्या करें। लेकिन हमारे पास एक ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो न सिर्फ विधायक बने, मंत्री भी रहे राबड़ी देवी के शासनकाल में, और इन पर आरोप लगते रहा है कि ये अपने गेस्ट हाउस से, अपने घर से पूरा सियासत को चलाते थे। अपने न सिर्फ जिले में बल्कि राज्य में भी अपने हिसाब से सत्ता को चलाते थे और इन पर कड़े कड़े आरोप लगते रहे हैं। हमारे पास हैं, हमारे स्टूडियो में सूर्य बिहार के महागठबंधन के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं सुरेश पासवान जी। ये देव विधानसभा जब था तो वहां से चुनाव जीते थे और राबड़ी देवी के शासनकाल में ये मंत्री थे। सुरेश बाबू, बहुत बहुत स्वागत है सूर्य बिहार के स्टूडियो में। चलिए, आपको भी और सूर्य बिहार स्टूडियो को, जो लाखों दर्शकों का आज के दिन में यह पहली पसंद बन चुका है, आपका मेहनत और सूर्य बिहार का प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप आज की राजनीति में सुरेश बाबू और पहले की राजनीति में जब आप मंत्री थे, आज के मंत्री और पहले के मंत्री में क्या आप अंतर देखते हैं? देखिए, बड़ा कठिन सवाल आपने किया है। आज और कालांतर में पहले राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता को एक क्लास से गुजरना पड़ता था। तपे तपाए लोग उस क्लास को पार करके आते थे। सामाजिक ताने बाने को उनको समझना पड़ता था, सामाजिक दर्द को उनको जानना पड़ता था, गुजरना पड़ता था या भुक्त भोगी होना पड़ता था। आज तो जिस तरह से मूल्य की राजनीति का क्षरण हुआ है, मूल्य की राजनीति का जिस तरह से क्षरण हुआ है, उसमें तो आपाधापी बना हुआ है, ओवरटेकिंग बना हुआ है। इसलिए हम समझते हैं राजनीति आज भी जो मूल्य आधारित राजनीति करते हैं, वसूलों पे राजनीति करते हैं, उनको आज भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो घोड़े के रेस की तरह आकर के और सवारी करना चाहते हैं, वैसे लोगों के सामने आज राजनीति निराश लगती है और उनसे समाज भी जो है निराश ही मानता है उनको। उनसे कोई उम्मीद उनकी जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। भले वो रोने में कि आज कोई सुनता नहीं है, कोई जानता नहीं है, और उसका कारण यही है कि आपका सोशल कैरेक्टर नहीं है, सोशल क्लास नहीं है, सोशल जगह से फील्ड आपका नहीं है। इसलिए आज के दिन में जो आरोप लगते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी जो लोकतंत्र का चार तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, वही कारण है कि क्लास से
कैरेक्टर से नहीं आना राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। ये कहा जाता है ना सुरेश बाबू कि आपका जो शासन काल था ना, उस समय आईएएस से खैनी मलवाया जाता था, ठीक है। आपको लोग जो है वो डांटते थे, आईपीएस को भी डांटते थे, एसपी को भी डांटते थे। तो वो तो जंगल राज है, आज तो सुशासन है ना। ब्यूरोक्रेसी आप उसको बोल रहे हैं, या आज के नेता आप बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो फिर डीएम का राज ना हो, एसपी का राज ना हो तो फिर सुशासन कैसा? जनता का राज ना हो तो फिर कैसा? आप लोग तो खैनी मलवाते थे एसपी से, डीएम से, और इसीलिए डर के आपके हिसाब से वो नाचते थे। आरोप तो यही लगता है आप लोग पर। देखिए, लोकतंत्र और लोकशाही, तो लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है। लोकतंत्र और लोक का जो एक्सपेक्टेशन होता है, जरूरत होता है, नीड्स होता है, उस नीड्स को पूरा कराने के लिए तंत्र की आवश्यकता होता है। जो सिस्टम है वो सिस्टम उसको पूरा करता है। सिस्टम को लोकशाही में चुन करके जो नेता आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, वो उसके डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्टिव देते हैं, वो निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं नियमानुसार। इसलिए वो आरोप, खैनी वाला जो आरोप है, तो वो आरोप किसी को लगाने से कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन वो खैनी वाला आदमी का भी काम नहीं रुके जो खैनी खाता है। ये था लालू जी के राज का दर्शन, रूप था। आम आदमी मुरेठा लिए हुए, गमछा ओढ़े हुए, गंजी फटा हुआ, जूता फटा हुआ आदमी भी अगर कहीं अधिकारी के, पदाधिकारी के कहीं पर जाता है अपने काम और शिकायत को लेकर के, तो प्रायोरिटी ऑफ द पीपुल, उसका प्राथमिकता होना चाहिए पब्लिक, उसका प्राथमिकता होना चाहिए। ये था लालू का राज, ये था जनता का राज। और जब गरीब के काम होने लगे, जनता का काम होने लगा, आम जनता का काम होने लगा, तो कुछ लोगों ने इसको दूसरे रूप में घुरा करके कि लालू जी खैनी मलवाते हैं। नहीं नहीं, सुरेश पासवान कभी खैनी मलवाए कि नहीं? औरंगाबाद के डीएम और एसपी से सुरेश पासवान खैनी मलवाए कि नहीं मलवाए? वो खैनी लालू जी भी कभी नहीं मलवाए, ऐसा नहीं है। लेकिन लालू जी का जो आदेश निकलता था, जेन्युइन जो चीज था, जो दर्द था, जो पीड़ा था, हजारों वर्षों से लोगों का जो था, कैसे उसको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, वह काम सुरेश पासवान भी औरंगाबाद के ही धरती से नहीं, बल्कि मंत्री केवल अपने जिला का कोई नहीं होता, क्षेत्र का नहीं होता है, राज्य का मंत्री होता है, अपने स्टेट का मिनिस्टर होता है। तो सुरेश पासवान भी वही काम किया जो लालू जी के राज में जनता चाहती थी कि ऑन स्पॉट, जस्टिस ऑन स्पॉट। मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरीके से लालू यादव अपने हुकुम से पूरे बिहार को हाँके, सुरेश पासवान भी पर्यटन राज्य मंत्री रहते हुए जंगल राज को बढ़ावा दिया, हाँक दिया। आप अगर गरीबों का काम होना, जंगल राज को बढ़ावा देना अगर कहा जाएगा, तो हम समझते हैं कि वैसे जंगल राज की आवश्यकता थी। मतलब थी, आप आवश्यकता मानते? थी। हाँ, इसलिए ना कि दर दर भटकते रहते थे लोग। बीडीओ साहब, सीओ साहब, दरोगा जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब की तो बात छोड़िए, मिलना भी मुनासिब नहीं था। गरीब पहली बार, चाहे वो किसी भी जात और वर्ग का हो, गरीब पहली बार खुला हुआ देखा कि कलेक्टर का ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ है, एसपी का ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ है, और सामने कुर्सी लगा हुआ है। जा करके हाथ नहीं जोड़ना है, बल्कि कुर्सी पर बैठ करके और अपना हाथ से लिखा हुआ दरखास्त थमा देना है कि हमारा ये शिकायत है, हमारा ये प्रॉब्लम है, कलेक्टर साहब इसको ठीक करो। ठीक करिए नहीं, ठीक करो, इसलिए कि यू आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल। ब्यूरोक्रेसी जो है, मतलब आप कह रहे हैं कि जनता के नौकर हैं आप, और करो। आज भी जनता का नौकर है जो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वह चीफ सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही क्यों नहीं हो, वह जनता के। आपका यही हनक तो कहता है ना कि सुरेश पासवान जो है वो हनक से जो है सरकार चलाते थे। भाई मैं फिर कह रहा हूं कि मालिक जनता है, हमको भी डायरेक्ट वही करती है, हमको भी वही चलाती, ब्यूरोक्रेट को भी वही चलाता है।
तो मालिक का काम हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज वो काम कौन कर रहा है? आज के बारे में आप भी जान रहे हैं, सर्वविदित है कि आज उल्टा हो गया है। अच्छा, नेता लोग नीचे और तंत्र ऊपर, लोग नीचे तंत्र ऊपर। और उसका कारण है, उसका कारण है कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी आज हावी है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति में, और राजनीति बहुत आसान चीज नहीं होता है। कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई प्रोफेसर बनता तो एक विषय का विशेषज्ञ होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में उसी को आना चाहिए, उसी को आना मांगता है जो सभी विषयों को जानकार हो और सभी विषयों के दर्द को समझा हो। तो मैं इसलिए फिर कह रहा हूं, मैंने शुरू में भी कहा था कि आज तो ओवरटेकिंग, ओवरलैपिंग हो रहा है। आज जिस तरह से राजनीति में अपराध और राजनीति में अर्थतंत्र जिस तरह से हावी हुआ है, यह दुखद है और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो विधायक जब बने, 95 में जब जीत के विधायक बने, सदन में गए, मंत्री कैसे बने? देखिए, चूंकि लालू जी ने कहा था कि हम बिहार का दरोगा, हम उस चीज को बहुत नहीं समझ पाए थे, लेकिन लालू जी का एक एक वर्ड हम समझते हैं कि वह अमिट होता है। तो लालू जी जब हम विधायक हो गए 95 में, और वो भी बड़ा विचित्र कहानी है, तो हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, कुछ समय नहीं है। हाँ, तो विधायक जब बन गए, और जब 97 में फिर लालू प्रसाद जी को कतिपय कारणों से जो पद छोड़ना पड़ा, मैडम राबड़ी देवी जी का जो विधानमंडल का नेता चुनी गई, तो उसमें आपको मंत्री बनाया तो लालू प्रसाद जी चूंकि बात बोल चुके थे कि हमको बिहार का दरोगा बनाना है, तो हम समझते हैं कि बिहार का दरोगा मतलब बिहार का मंत्री है ना, तो आपको बनाया तो गया। हमको बनाया गया। अच्छा, एक चीज अब हम ये अब कहेंगे, सीधे अब आपके क्षेत्र में चलते हैं। आप 2005 तक जो है मंत्री रहे, 97 से 95 से आप 95 विधायक बने, 97 से 2005 तक आप मंत्री रहे, अपने हिसाब से आपने सरकार को चलाया, और उसके बाद में आप चुनाव जो है वो हार जाते हैं। 5 में चुनाव आप हार जाते हैं। आप पर आरोप लगता है कि आप इसलिए चुनाव हारते हैं क्योंकि आप अपने क्षेत्र में एक आतंक सा माहौल बना दिया था। आप महादलित परिवार से आते हैं, आपने जनरल कैटेगरी के लोगों पर ज़बरदस्त तरीके से SC/ST के मामले दर्ज कराए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो विरोधी नेता हैं पंकज पासवान, उन्होंने कहा, इसी स्टूडियो में कहा, आपका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि वो इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने SC/ST एक्ट को दुरुपयोग किया, उन्होंने सवर्णों को परेशान किया, एक खास वर्ग के लोगों को परेशान किया, इसीलिए वो चुनाव उनको हारना पड़ा। क्या ये ऐसा है? क्योंकि आपके साथ तो सवर्ण को भी देख रहे हैं, कई सवर्ण तो आपके साथ रह करके बहुत आगे तक निकल गए, कई आपके दीवाने भी थे सवर्ण, और ये आप पे आरोप भी लगते हैं। सच्चाई क्या है? जिन्होंने भी आरोप लगाया उनको स्मरण करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक, और विश्लेषण करना चाहिए। 2005 का चुनाव राष्ट्रपति शासन में चुनाव हुआ था, और राष्ट्रपति शासन में KJ राव जी राज्य के है ना चुनाव पर्यवेक्षक थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। और रिकॉर्ड है, कागजात है कि 2005 का चुनाव के ठीक उसी दिन विशेष ऑब्जर्वर के द्वारा, विशेष पर्यवेक्षक के द्वारा औरंगाबाद शहर के ओवरब्रिज से हमारी गिरफ्तारी की जाती है। विदाउट एनी रीजन मैं क्षेत्र में निकल रहा था बूथों का हालचाल लेने, लोगों को देखने, कार्यकर्ताओं को अपना बूथ पर। मंत्री जी, पहले ये आप इस आरोप का तो जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं। नहीं, आप इस आरोप का जवाब दीजिए कि क्या वो जो आरोप आप पर लगते हैं कि आपने SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया, लोगों विरोधियों को उसी तहत से फंसाया, ये आरोप सच है या फिर बेबुनियाद है? 200%, 100 नहीं 200% बेबुनियाद है। SC/ST एक्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और आज भी वह लग रहे हैं। न सिर्फ उस समय, आज भी जो इन वर्गों पर अनाचार, अत्याचार
के घटनाएं होते हैं, आज भी रजिस्टर हो रहे हैं। अब तो SC ST थाना ही अलग बल्कि खुल गया है, उसमें तो अलग था भी नहीं। तो विरोधियों ने ये आपके खिलाफ में एक साजिश इसलिए यह आरोप बेबुनियाद है। और नासमझ लोग जो होते हैं, जिनको सस्ती लोकप्रियता लेना होता है किसी वर्ग का, और वो लोग आजमा के देख भी चुका है, कभी मौका नहीं मिला उनको लोकप्रियता हासिल करने का, तो बेबुनियाद बातों से किसी को नहीं मिलता है। इसलिए यह सवाल बिल्कुल निराधार है, असत्य है, तथ्यहीन है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुरेश पासवान 95 को छोड़ दे तो 95 के बाद से जितना भी चुनाव हुआ, स्वर्ण वर्ग का भी अच्छा खासा समर्थन और वोट हमको मिला है। एक बूथ भी हमारे खिलाफ कोई लूटने का काम नहीं किया है। इसलिए स्वर्ण मतदाताओं का और रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में बिना उनके सहयोग से, बिना उनके समर्थन से, बिना उनके आशीर्वाद से, क्योंकि उनको तो अपने चुनाव जीतना नहीं है, लड़ना नहीं है, अपने जीत हार का तो सवाल नहीं है। इसलिए ऐसे लोग अज्ञानी लोग होते हैं जो बिना तथ्य के बात करते हैं। चुनाव तो मैं हारा विशेष ऑब्जर्वर ने गिरफ्तार करके विदाउट एनी रीजन आर्म्स का प्रदर्शन करा करके थाना से, मालखाना से, और हमको जेल में डाल दिया और 14 बूथ कैंसिल करा दिया, जेल में रहते हुए रिपोल हुआ, परसेंटेज घटा दिया, तब जा करके वैसे लोगों को हार में हल्दी लगा है। हार में हल्दी लगा है कितना वोट से? 535 वोट से। यानी मुखिया का चुनाव भी उससे ज्यादा वोट से चुनाव लिखता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैंने गलती से हार में हल्दी लग गया, गलती से लग गया, और वही कारण है कि दोबारा टिकट का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए कि वो पब्लिक से तो जीते नहीं थे, टेक्निकली जिताया गया था, क्योंकि एक एक सीट जो है लालू यादव के जो कंफर्म सीट था, उस सीट को हराने का राष्ट्रपति शासन में ऑब्जर्वर को टास्क दिया गया था, और वह टास्क में सुरेश पासवान भी टारगेट हुआ। और यदि वो चुनाव ऐसे लोग जीतते मैंडेट से तो दोबारा टिकट मिलता है। अच्छा, आप अब महागठबंधन में हैं, महागठबंधन के बड़े नेता हैं, और आपके ही जो है क्षेत्र के जो विधायक हैं राजेश राम के भी नाम से वो चर्चित हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लालू के करीबी हैं, वो राहुल के साथ बैठ रहे हैं, दोनों दिग्गज हैं। इस बार महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा? राजेश तो वहां के सिटिंग MLA हैं, वही चुनाव लड़ेंगे, या फिर सुरेश पासवान लालू के करीबी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे? चर्चे दोनों के हैं। आपके बारे में भी चर्चा है कि लालू जी के संपर्क में है और उस सीट पर नजर है, लेकिन अब तो राजेश कुमार पूरे राजद पर नजर रखे हुए, तो उनका सीट आप कैसे काट पाएंगे? सबसे पहले तो राजेश कुमार जी जो माननीय विधायक कुटुंबा विधानसभा से लगातार दूसरी बार हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको PCC अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है कि एक ग्रास रूट वर्कर को और पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिताजी के साथ हम लोग चुनाव लड़े हैं, और दिलकेश्वर बाबू बड़े आले दर्जे के नेता थे, और आज वो नहीं है ना, उनको भी हम नमन करते हैं। तो राजेश कुमार जी का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कहीं न कहीं शुभ संकेत है, अच्छी बात है। और एक मैसेज भी जो नीचे लेवल में जाना चाहिए, वो बड़ा अच्छा मैसेज गया है, अच्छी बात है। रहा सवाल चुनाव लड़ने का, तो यह बात ठीक है कि कुटुंबा विधानसभा गठबंधन के अंदर में है, और यह दोनों दल के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि PCC अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे, राजेश जी चुनाव लड़ेंगे, कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसमें मेरा कोई अपना जो है अपना ये नहीं है, लेकिन जनता, आपके लोग तो चाहते कि आप चुनाव हमारे लोग भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, अब क्यों नहीं चाहूंगा? राजनीति करने वाला हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है। तो ये सीट बनाना गठबंधन में किसके पाले में, बहुत सारा सीट है। जैसे पिछले बार राजेश कुमार जी जब चुनाव लड़े तो वह सीट था जदयू का सीट था, ललन भुइयां MLA थे वहां से, तो वह सीट कांग्रेस को दे दिया गया। ये बड़ी बात नहीं है कि गठबंधन में आप कितने बड़े पद पर हैं या किसके जिम्मे सीट है। हम अपना सिटिंग सीट अरवल रविंदर कुमार कुशवाहा जी, अरवल MLA थे ना, रविंदर कुशवाहा, माले को दे दिया गया। इसलिए ये तो गठबंधन के जब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो वह देखेंगे किस सीट पर हमको लड़ना है। अगर सुरेश पासवान बैठेंगे तो राजेश कहाँ जाएंगे? नहीं, ये गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का काम है, उसमें मैं कोई। और अगर राजेश चुनाव लड़ेंगे तो सुरेश पासवान कहाँ जाएंगे? देखिए, बिहार में 243 सीट है,
ठीक है ना, 243 विधानसभा सीट है। और राजेश कुमार जी चूंकि पूरे बिहार के अध्यक्ष हैं, हम भी बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं, है ना, लंबे समय से। दलित प्रकोष्ठ का मैं 4 से लेकर 14 तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए क्षेत्र कोई बाउंड्री नहीं होता है, लक्ष्मण रेखा नहीं है। कुटुंबा में आपके जाति का, आप जिस जाति परिवार से आते हैं वो उसका गढ़ माना जाता है, एक अच्छी खासी संख्या है। अगर सुरेश पासवान नहीं चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग राजेश कुमार के साथ हैं? नहीं, देखिए, मैं जो अभी तो अध्यक्ष महीना के आसपास हुआ है राजेश जी का, लेकिन कुटुंबा विधानसभा का जो एक आवाज मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि रात दिन लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों का आवाज आता है फोन से, स्वयं मिल करके, आप लोगों के माध्यम से, तो जनता जरूर चाहती है, कुटुंबा विधानसभा की जनता जरूर चाहती है कि जो हमने सुरेश पासवान जी के कार्यकाल में एक फ्रीडम देखा, एक स्वच्छंदता देखा, आम लोगों के लिए जो कहीं भी और कभी भी सुलभ उपलब्ध मिले हैं, तो ये हम समझते हैं कि हर एक लोगों का एक जिज्ञासा और मांग जरूर दिखाई दे रहा है कि गठबंधन के तहत सुरेश पासवान जी यदि आते हैं तो जनता बहुत वेलकम करेगी। ये जनता का वॉइस है। अब रहा सवाल सीट सिलेक्शन का, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक सीट है चेनारी जिसकी चर्चा हो रही है कि दोनों में से कोई एक जाएगा वहां पे, क्या ये सच्चाई है? नहीं, चेनारी सीट भी कांग्रेस की सीट है और वहां से मुरारी गौतम जी एमएलए थे, जो बीच में जब सरकार में नीतीश कुमार जी का सरकार जब संकट में आया तो उन्होंने तोड़ करके जो 5-7 लोगों को, जिसमें चेतन आनंद, मुरारी गौतम, एक मोहनिया का हमारा एमएलए आरजेडी का, सब लोगों को जो तोड़ फोड़ के लोभ लालच दे करके, तो उसमें मुरारी गौतम चले गए हैं बीजेपी की तरफ, है ना, बीजेपी की तरफ चले गए हैं, तो वो सीट कांग्रेस की सीट है और सिटिंग सीट है, इसलिए गठबंधन उस पर भी विचार कर रहा है। बगल में हमारा इमामगंज है, ये जो कुटुंबा है, तो राइट हैंड अगर इधर देखिएगा तो इमामगंज है, लेफ्ट हैंड देखिएगा चिनारी है, आदमी 2 है, सीट 3 है ना, दिक्कत नहीं। हम समझते हैं कि गठबंधन को इसमें निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अच्छा, सुरेश पासवान एक बड़े चेहरा है, एनडीए वहां से चुनाव लड़ रही है, पंकज रेणु देवी के बाद भी कोई वहां से जीता नहीं, हम जितने बार ट्राई किया चुनाव वहां से लगातार हार रहा है, उस सीट पर बीजेपी की भी नज़र है, जेडीयू की भी नज़र है। सुरेश पासवान को अगर टिकट नहीं मिलता है महागठबंधन में और अमित शाह की नज़र अगर सुरेश पासवान पर जाती है, सुरेश पासवान क्या करेंगे? नहीं, देखिए, वहां से महागठबंधन की जीत होगी, चाहे जो उम्मीदवार सुरेश पासवान हो में, चाहे राजेश कुमार हो में, या कोई भी हो में, लेकिन जनता इस राज के शासन से और बीजेपी और नीतीश कुमार के शासन से एकदम पूरे राज से मुक्ति चाहती है। जिस तरह से अभी नीतीश बाबू एक मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश और दुनिया में जगहसाई कर रहे हैं और बीजेपी उनको वेलकम कर रही है, इसलिए न सिर्फ सुरेश पासवान का और राजेश कुमार का और कुटुंबा का, पूरे राज्य की जनता भाजपा और जदयू से मुक्ति चाहती है। इसलिए यह सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप लालू जी के बहुत करीबी रहे हैं और लालू जी के दूसरे जनरेशन तेजस्वी को भी देख रहे हैं, लालू और तेजस्वी में बेहतर आपको कौन लगता है? नहीं, देखिए, लालू प्रसाद जी का ही आज भी जिस रूट मैप से लालू प्रसाद जी काम कर रहे थे, उसी रूट मैप से, उसी रास्ते पे तेजस्वी जी ने भी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, पीड़ित, जो मानवता है, जो लोग हैं, उसके खिदमत, आज रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। हाँ, लालू प्रसाद जी के समय में सबसे पहला जरूरत था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। मैंने पहले भी कहा कि लुंगी पहन के जाने वाला आदमी को भी इंसाफ मिला, दरवाजा खोल करके बैठा कलेक्टर के पास, तो उसकी नीड्स थी, जरूरत था। लेकिन सामाजिक न्याय हमको बहुत मिला, हम बराबरी में आ गए हैं, अब बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं है। आज हमको आर्थिक न्याय की जरूरत है। तेजस्वी प्रसाद जी सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी का फलाफल है कि 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, उसी का फलाफल है कि लाखों लोगों को प्रक्रिया अध्ययन कराया, उसी का फलाफल है कि जिस देव विधानसभा क्षेत्र से हम लोग चुनाव। आखिरी सवाल ये है कि सुरेश पासवान 2025 में चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन
का मामला है, महागठबंधन का मामला है। महागठबंधन भी चाहती है, हमारे नेता भी चाहते हैं, लालू प्रसाद भी चाहते हैं, तेजस्वी यादव भी चाहते हैं, है ना। और हमको लगता है सबसे बड़ी बात है कि जनता का जो डिमांड है वो डिमांड पहुंच चुका है। और विगत दिन जब तेजस्वी प्रसाद जी यहाँ आए थे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता संवाद में सवाल उठाया था और उन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि सुरेश पासवान जी किसी एमएलए से कम नहीं है और आप लोग इनको उसी रूप में देखिए। इसलिए पार्टी भी चाहती, गठबंधन भी चाहता और इसलिए चाहता है कि एक एक सीट जीत करके और हम लोग बिहार में जो आम जनता का जो निगाह है नीतीश बाबू और बीजेपी से जो मुक्ति चाहती है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। चूंकि अभी जो हमारा गठबंधन का जो बैठक हुआ, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हुए हैं, इसलिए बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया। चेहरा जो चल रहा था जवाब मिल गया है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक विजन के साथ काम करने का जो पब्लिक में कमिटमेंट किया है उसको करने के लिए एक अवसर इनको मिलना चाहिए और उसमें हम सारे लोग कहीं ना कहीं से, है ना, इलेक्शन जीत करके जाएंगे तभी तो सरकार बनेगा। तो ये थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, जो बेबाक तरीके से हर एक चीज बताए कि 2025 में वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, राजेश कहाँ जाएंगे, सुरेश पासवान कहाँ जाएंगे, और विरोधियों के द्वारा जो आरोप लगाए गए उस पर भी उन्होंने सफाई दी। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।